तो आज हम बात करेंगे महाभारत की नींव रखने वाली उन 3 शादियों की। वो शादियां जिन्होंने हस्तिनापुर की और कह सकते हैं कि पूरे महाकाव्य की कहानी लिख दी। ये कोई आम शादियां नहीं थीं। इनमें कर्तव्य था, अपनी मर्जी थी और राजनीति भी थी। कहानी की शुरुआत होते है एक बहुत बड़ी संकट से। सोचिए, हस्तिनापुर का सिंहासन खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो कुरुवंश का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर हस्तिनापुर पर ये संकट आया कैसे और क्यों ये शादियां इतनी जरूरी हो गई थीं? चलिए समझते हैं। हुआ ये था कि राजा शांतनु के दोनों बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य बिना किसी संतान के ही चल बसे। अब वंश कैसे आगे बढ़ता? तब राजमाता सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाया और उन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ 3 राजकुमारों का, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। लेकिन एक दिक्कत थी, धृतराष्ट्र जन्म से ही देख नहीं सकते थे, तो राजगद्दी वो मिली पांडु को। तो अब राजगद्दी तो मिल गई, पर वंश को आगे भी तो बढ़ाना था। तो समय आया इन राजकुमारों की शादी का, और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी। एक ऐसी शादी की कहानी जो त्याग और कर्तव्य की एक मिसाल बन गई। तो भीष्म पितामह ने बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए रिश्ता मांगा, गांधार की राजकुमारी गांधारी का। अब जरा सोचिए, एक तरफ हस्तिनापुर के राजकुमार जो देख नहीं सकते थे, और दूसरी तरफ गांधार की वो राजकुमारी जो रूप और गुण दोनों में बेमिसाल थी। सच कहें तो ये एक ऐसी जोड़ी थी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब राजकुमारी गांधारी तक ये खबर पहुंची कि उनके होने वाले पति देख नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसकी गूंज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उनके शब्द थे, अगर मेरे स्वामी अंधेरे में हैं तो मुझे रोशनी में रहने का कोई हक नहीं। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये अपने पति के लिए सबसे बड़े त्याग और समर्पण का एक खुला ऐलान था। और बस उसी पल उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। क्या त्याग था! और इसी महान त्याग के साथ उनका विवाह हुआ और वो हस्तिनापुर आ गईं। तो गांधारी का विवाह तो हो गया, अब बारी थी राजा पांडु की। और उनका विवाह हुआ एक बहुत ही खास प्राचीन परंपरा से, एक ऐसी परंपरा जिसमें एक स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी थी। स्वयंवर मतलब एक ऐसी सभा जहां राजकुमारी मौजूद सभी राजाओं और राजकुमारों को देखती, परखती और फिर अपनी पसंद और अपनी सूझबूझ से अपने पति का चुनाव खुद करती थी। तो राजा कुंती भोज की बेटी थीं राजकुमारी कुंती। जब उन्होंने सभा में पांडु को देखा, उनके साहस को, उनके तेज को महसूस किया, तो बस उन्होंने वरमाला उन्हीं के गले में डाल दी। तो ये वो शादी थी जो गुणों को देखकर अपनी मर्जी से हुई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हस्तिनापुर के लिए एक और विवाह जरूरी था, पर इस बार मामला पसंद का नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक जरूरत थी। अपने राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए भीष्म पितामह ने राजा पांडु के लिए एक और विवाह तय किया, और इस बार रिश्ता आया मद्र देश की राजकुमारी का। मद्र देश में एक अलग ही परंपरा थी जिसे कहते थे शुल्क। इसमें होता ये था कि लड़के वाले लड़की वालों को एक बहुत बड़ी भेंट या कह लीजिए कि कीमत देते थे। यह असल में 2 राज्यों के बीच एक तरह का राजनीतिक और आर्थिक समझौता ही था। और भीष्म ने इस परंपरा का पूरा मान रखा। उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, सोने चांदी के ढेर, हाथियों के झुंड, अनगिनत घोड़े, ये सब भेंट में देकर वो राजकुमारी माद्री को हस्तिनापुर की दूसरी बहू बनाकर ले आए। तो इस तरह 3 अलग अलग तरीकों से, 3 अलग अलग वजहों से हस्तिनापुर में 3 रानियां आ गईं। अब तो ऐसा लग रहा था कि वंश का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। गांधारी, कुंती और माद्री, तीनों के आने से पूरे हस्तिनापुर में जैसे जश्न का माहौल था। सब खुश थे। लग रहा था कि वंश पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो हमेशा के लिए छट गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों रानियां एक दूसरे से कितनी अलग थी, है ना? देखिए, एक तरफ थी गंभीर और त्याग की मूरत गांधारी, जिनका विवाह हुआ कर्तव्य के नाम पर। दूसरी तरफ थी समझदार और धैर्य वाली कुंती, जिन्होंने स्वयंवर में अपना वर खुद चुना। और फिर थी चंचल, खूबसूरत माद्री, जिनकी शादी एक राजनीतिक गठजोड़ थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
ये जो शांति थी, ये जो सुरक्षा की भावना थी, ये सब बस एक छलावा साबित होने वाला था, क्योंकि अब भाग्य अपना वो पासा फेंकने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। एक श्राप जो राजा पांडु को मिलने वाला था, ये एक श्राप कुरुवंश के भविष्य को कैसे बदल देगा और इन तीनों रानियों की किस्मत को किस नए मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा? इन सारे सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त के पास ही था।